नमस्कार। जब हम प्राचीन भारत के बारे में सोचते हैं तो क्या जहन में आता है? शायद बड़े बड़े राजा और उनकी लड़ाइयाँ, है ना? लेकिन इसकी कहानी इससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये कहानी है खोए हुए सुरागों की, जमीन के नीचे दबी बस्तियों की और उन जबरदस्त विचारों की जिन्होंने एक पूरी की पूरी सभ्यता को एक नया रूप दे दिया। तो आज चलिए इस पहेली को मिलकर जोड़ते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों से लेकर बड़े बड़े साम्राज्यों। लेकिन सवाल ये है कि हजारों साल पुरानी किसी सभ्यता की कहानी हम आखिर लिखते कैसे हैं। ये उतना सीधा नहीं है कि कोई किताब खोली और पढ़ ली। नहीं, ये तो एक तरह से जासूसी का काम है। यहाँ हर छोटा सा टुकड़ा, हर पुराना सिक्का और हर खंडर एक सुराग है जो हमें सच के थोड़ा और करीब ले जाता है। और देखिए, किसी भी अच्छे जासूस की तरह एक इतिहासकार को भी अपने औजारों की जरूरत पड़ती है। तो कहानी को शुरू करने से पहले ये समझना जरूरी है कि ये कहानी हमारे पास आई कहाँ से। ये वो स्रोत हैं, अतीत की वो खामोश आवाजें जो हमें उस दुनिया को फिर से बनाने का एक मौका देती हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं उन चीज़ों से जिन्हें हम असल में छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, यानी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। सोचिए, पत्थर पर खुदे हुए ये शिलालेख, ये तो जैसे राजाओं की वो आवाज़ें हैं जो वक्त में ही जम गईं। या फिर सिक्के, ये सिर्फ मेटल के टुकड़े नहीं बल्कि ये उस जमाने की अर्थव्यवस्था की धड़कन है। और ये जो बड़े बड़े स्मारक हैं, ये तो लोगों के सपनों और उनके विश्वास की पत्थर पर उकेरी हुई कहानी है। मतलब ये अतीत के सबसे सीधे, सबसे ठोस सबूत हैं। लेकिन ये भौतिक सबूत यानी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज कहानी का सिर्फ एक हिस्सा बताते हैं। वो हमें बताते हैं कि लोग क्या करते थे। अब ये समझने के लिए कि वो क्या सोचते थे, हमें साहित्यिक स्रोतों की जरूरत पड़ती है, जैसे वेदों के भजन या बौद्ध ग्रंथों की शिक्षाएं। दोनों ही बहुत जरूरी हैं, पर दोनों हमें बिल्कुल अलग नजरिए देते हैं। एक हमें कर्म बताता है तो दूसरा विचार। तो इन औजारों के साथ चलिए भारत की पहली महान शहरी सभ्यता की तरफ चलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता। एक ऐसी शानदार सभ्यता जो मानो गायब ही हो गई और हजारों साल तक जमीन के नीचे दबी रही। देखिए, ये सभ्यता कोई रातों रात नहीं बन गई थी। इसकी शुरुआत हुई लगभग 3300 ईसा पूर्व खेतीबाड़ी से। फिर करीब 2600 ईसा पूर्व के आसपास ये अपने चरम पर पहुंची। बड़े बड़े सुनियोजित शहर बसे और फिर एक रहस्यमयी तरीके से 1900 ईसा पूर्व के आसपास इसका पतन शुरू हो गया। जब पुरातत्ववेदों ने खुदाई की तो जो मिला वो हैरान करने वाला था। ये शहर तो अर्बन प्लानिंग में एक मास्टर क्लास थे। हड़प्पा के शहर इतनी सटीकता से बनाए गए थे कि आज के मॉडर्न शहरों को भी टक्कर दे दें। एकदम सीधी ग्रिड पैटर्न वाली सड़कें, हर घर में एडवांस ड्रेनेज सिस्टम और मोहनजोदड़ो का वो ग्रेट बाथ जो उस जमाने की इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है। लेकिन यहीं पे एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, इतनी एडवांस सभ्यता आखिर गायब कैसे हो गई? ये प्राचीन भारतीय इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है, जिस पर आज भी बहस जारी है। देखिए, पहले एक थियरी थी कि शायद किसी ने बाहर से आके हमला किया होगा, लेकिन अब जो नई रिसर्च है वो इस बात को ज्यादा नहीं मानती। आज के जो सबूत हैं वो किसी एक नहीं बल्कि कई सारी आपस में जुड़ी हुई वजहों की तरफ इशारा करते हैं। हो सकता है मौसम में कोई बहुत बड़ा बदलाव आया हो, या फिर जिन नदियों पर ये लोग निर्भर थे उन्होंने अपना रास्ता ही बदल लिया हो, या ये भी मुमकिन है कि उनका अपना एडमिनिस्ट्रेशन, उनका पूरा सिस्टम ही अंदर से ढह गया हो। सिंधु घाटी के शहरों के पतन के बाद भारत में एक नए दौर की शुरुआत हुई और इसी उथल-पुथल के बीच से एक वैचारिक क्रांति ने जन्म लिया। एक ऐसा दर्शन जिसने उस समय के समाज को चुनौती दी और भारत का भविष्य हमेशा के लिए बदल दिया। और वो था बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म सिर्फ एक और धर्म नहीं था, ये अपने आप में एक क्रांतिकारी दर्शन था और अनीश्वरवादी भी। इसने वेदों के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया, एक बनाने वाले ईश्वर की अवधारणा को खारिज कर दिया, और सबसे बड़ी बात, इसने कठोर जाति व्यवस्था को सीधी चुनौती दी। जरा सोचिए, उस जमाने में ये कितने क्रांतिकारी विचार रहे होंगे। बौद्ध धर्म का जो सार है वो इन 4 आर्य सत्यों में है। ये असल में जीवन की मुश्किलों को समझने और उन पर काबू पाने का एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क है। सीधी सी बात है, दुनिया में दुख है, उस दुख का एक कारण है, और अच्छी बात यह है कि उस कारण को खत्म करने का एक रास्ता भी है। अब हम इतिहास के उस दौर में चलते हैं जहां भारत के छोटे छोटे राज्य एक साथ आकर एक विशाल शक्ति के नीचे एकजुट हुए। ये कहानी है मौर्य साम्राज्य की, भारत का पहला महान साम्राज्य।
महान रणनीतिकार चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश को हराया और एक ऐसे साम्राज्य की नींव रखी जो लगभग पूरे उपमहाद्वीप में फैल गया। इससे एक ऐसी राजनीतिक एकता बनी जो भारत ने पहले कभी नहीं देखी थी। लेकिन इस साम्राज्य के सबसे महान शासक अशोक के शासनकाल में एक बहुत बड़ा मोड़ आया, और वो मोड़ था 261 ईसा पूर्व का कलिंग युद्ध। एक ऐसी लड़ाई जिसने सब कुछ बदलकर रख दिया। कहते हैं कि कलिंग युद्ध में हुए भयानक नरसंहार को देखकर सम्राट अशोक का दिल पूरी तरह से बदल गया। उन्होंने हिंसा का रास्ता छोड़ दिया और धर्म के जरिए शासन करने का फैसला किया। ये रास्ता था सिद्धांतों और नैतिकता का। ये तलवार पर सिद्धांत की जीत थी। अशोक ने अपनी इस नई पॉलिसी को धम्म कहा। इसमें अहिंसा, करुणा और नैतिक आचरण पर जोर था। और ये पक्का करने के लिए कि उनका ये संदेश हर किसी तक पहुंचे, उन्होंने अपने विशाल साम्राज्य में जगह जगह पत्थर के खंभों और चट्टानों पर अपने आदेश खुदवाए। लेकिन भारत का इतिहास मौर्यों पर आके खत्म नहीं होता। उनकी विरासत तो एक ऐसी नींव बनी जिस पर आने वाले कई राजवंशों ने अपनी अपनी इमारतें खड़ी की, और हर एक ने उपमहाद्वीप पर अपनी एक अलग छाप छोड़ी। मौर्यों के ठीक बाद आए शुंग वंश, और उनके आने से एक बड़ा धार्मिक बदलाव हुआ। उन्होंने उन ब्राह्मणवादी परंपराओं को फिर से बढ़ावा दिया जो अशोक के बौद्ध धर्म को संरक्षण देने की वजह से थोड़ी पीछे चली गई थी। इसी दौरान दक्षिण में सातवाहन एक बड़ी शक्ति के रूप में उभर रहे थे। उनकी सफलता का एक बड़ा राज था रोमन साम्राज्य के साथ उनका व्यापार, जिससे इस इलाके में बहुत धन और समृद्धि आई। और फिर उत्तर में आए मध्य एशिया से कुषाण। उनके सबसे मशहूर राजा कनिष्क महायान बौद्ध धर्म के एक महान संरक्षक बने। उन्होंने तो चौथी बौद्ध संगीति भी करवाई थी, जो इस धर्म के इतिहास में एक बहुत बड़ी घटना मानी जाती है। तो सिंधु घाटी की सटीक शहरी योजना से लेकर बौद्ध धर्म के नैतिक दर्शन और अशोक की करुणा की नीति तक, ये सिर्फ अतीत की कहानियां नहीं हैं। असली सवाल तो ये है कि इतिहास की ये गहरी नींव आज भी हमारे समाज, हमारी राजनीति और हमारी संस्कृति को किस तरह से आकार दे रही हैं।